बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्पेशल प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर के साथ मैं हूं यासिर रशीद। आज फाइनल मार्का था जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जितना हदफ दिया वो एक आसान हदफ था, लेकिन उसके ताक़ुब में पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक इस हद तक मजबूत था कि इंग्लैंड जैसी मजबूत बैटिंग लाइन भी जो है वो डगमगाती हुई दिखाई दी है। पाकिस्तान को कहां पे गलतियों का सामना करना पड़ा, कहां पे बेहतरी हो सकती थी, हमने टॉप ऑर्डर की नाकामी किस तरीके से देखी है, मिडिल ऑर्डर के ऊपर हमें किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, तब्दीलियां कहां पर हो सकती हैं, इस मैच को देखते हुए आगे एशिया कप और अगले ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या मेजर कोई बदलाव करना है या माइनर चेंजेस से ही हम एक अच्छी टीम बन सकते हैं। आज के मैच में बिलाशुबा पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक इस हद तक हावी रहा कि इंग्लैंड के औसान खता हुए। एक मौका वो आया कि जब हमें ये लगा कि मैच पे गिरफ्त हमारी मजबूत हो चुकी है, फिर शायद टर्निंग पॉइंट वो था कि जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होकर बाहर चले गए और उनकी जगह ओवर किसी और को करवाना पड़ा। इफ्तिखार के वो जो ओवर थे, उस ओवर में वो जो रन्स पड़े, क्या वही हमारी हार का सबब बने या कोई और वजूहात भी हैं, इस पे बात करेंगे। लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। कप्तान जी, कैसी फीलिंग है आज पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर से लेके फील्डिंग तक, पूरा मंजरनामा आपकी नजर में कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान मैच आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद पाकिस्तान जो फाइनल में पहुंचा है न्यूजीलैंड को बुरी तरह शिकस्त देने के बाद, लेकिन फाइनल में मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने मेहनत की है, लेकिन बैटिंग ने कोई खातर खा नतीजा नहीं दिया। अब स्कोर ऑन द बोर्ड हो तो बॉलर ज्यादा मेहनत करके मैच जीतते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे उनको फास्ट बॉलर के बड़े गेंद बीट होते रहे हैं और वो लकी रहे हैं कि कोई एज नहीं निकला, वरना तो बॉलिंग इतनी कमजोर नजर नहीं आई पाकिस्तान की। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे उन्होंने काम दिखाया है और मिडिल ऑर्डर उनका बड़ा मजबूत है। जैसे मिडिल ऑर्डर में ब्रुक्स है, अली है, लिविंगस्टन है और ये एक रीढ़ की हड्डियों की तरह होते हैं मिडिल ऑर्डर। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर देख लें, शादाब है, उसके बाद आपका नवाज है, इफ्तिखार है, तो अब ये देखने मुकाबला कर लें खुद ही, जहां पाकिस्तान को स्कोर करना चाहिए था आखिरी 5 ओवरों में 30 रन करने, तो वजह चीज थी कि पाकिस्तान ने इतना स्कोर आखिरी ओवरों में नहीं किया। नॉर्मली तो आखिरी 5 ओवरों में कम से कम 10 या प्लस एवरेज होनी चाहिए थी। तो एक स्टेज पे तो लग रहा था कि पाकिस्तान 170 के करीब ले जाएगा, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में कुछ ज्यादा मेरा ख्याल है बैटिंग अच्छी नहीं हुई और विकेटें लूज ज्यादा की हैं। जी कप्तान जी, आप क्या समझते हैं कि आखिरी 3 ओवर्स में बाउंड्री लगाने की जो कोशिश की जाती रही, उस कोशिश से बेहतर ये नहीं था कि सिंगल डबल्स के ऊपर रिलाय किया जाता? देखें, आपके पास वो आखिर में इस तरह के बैट्समैन थे ही नहीं जो ग्राफ काटते, सिंगल टू लेते। उन्होंने तो ये देखें हिट में मारने की कोशिश की है, तो उसके बावजूद उनको और तो उनके पास चारे नहीं था कि इतने मंजे हुए प्लेयर होते तो फिर आप जाकर जो बात कर रहे हैं तो उनको समझ होती। लेकिन उनके टेल एंडर अब क्या करेंगे? टेल एंडर तो हिटे मारेंगे, स्कोर होता है या नहीं होता। ये टॉप के चाहिए था कि पहले 5 बैट्समैन थे, जो 5 बैट्समैन उनको स्कोर करना चाहिए था ज्यादा, और 32 पे आउट हुए आपके कैप्टन बाबर, और अनलकी था कि जिस तरह वो आउट हुआ है। उसके बाद फिर हारिस जो शुरू में ऐसे खेल रहा था कि जैसे क्लब क्रिकेट है, कोई आदमी देखता है, सोचता है, बॉलिंग को सेट करता है, क्योंकि काफी ओवर थे, लेकिन वो हिट आउट हर गेंद पे जिस तरह कर रहा था उसमें तो मैं कहूंगा कि अभी तो बड़ा उसको सीखने की जरूरत है। 2 मैचेस में उसने अच्छी बैटिंग की है, हिट आउट किया है, छोटी बाउंड्री थी, बॉलिंग भी इतनी कोई मंजी हुई नहीं थी, तो यही कहना शुरू कर दिया कि वाह जी वाह क्या बैट्समैन आ गया। इस तरह की बातें तो 2 मैचों में नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आपका
इफ्तार आज नहीं चला, वो कॉट बिहाइंड हुआ है। और उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि शादाब ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है, लेकिन अब वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं हुई जो 170 रन वाली होनी चाहिए थी। जी अहमद, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर? अगर हम देखें तो तकरीबन 58 बॉल्स जो थी वो आज डॉट गई पाकिस्तान की तरफ से, तो ये किस हद तक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक मैच के अंदर जब इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है आपकी बॉलिंग के मुकाबले में, आपकी बल्लेबाजी मजबूत है, आपके प्लेयर्स भी मंझे हुए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद आप अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। ना पावर प्ले का आपने ज़्यादा एज उठाया, ना आखिरी ओवर्स में एज उठाया। कितना बड़ा वो टर्निंग पॉइंट था कि हम जो 170 या 160 कर सकते थे, हम 140 से नीचे महदूद रहे। देखें यासिर, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। अब आप खुद इमेजिन करें, जब पावर प्ले के 6 ओवर्स में से 3 ओवर्स जो है आपके बैट्समैन डॉट बॉल्स खेल दें और 20 ओवरों के मैच में तकरीबन 10 ओवर डॉट बॉल्स खेल दें, तो पीछे फिर क्या रह जाता है? 10 ओवरों में फिर इतना ही स्कोर बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, हमने कुछ भी नहीं सीखा। हमने ना लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से कुछ सीखा, ना हमने एशिया कप के फाइनल से कुछ सीखा, और ना अभी थ्रू आउट जो जर्नी रही और अल्लाह अल्लाह करके हम फाइनल में पहुंचे, हमने कुछ भी नहीं सीखा। इवन हमारे लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल थी जो इंडिया के साथ इंग्लैंड का मैच हुआ। हमें चाहिए था उस मैच से इंग्लैंड की चीज़ों को एनालाइज करते और फिर प्रॉपर होमवर्क के साथ आते। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि आप सैम करन की अगर आज की बॉलिंग देखें तो वो प्रॉपर, उस लड़के ने ब्रिलियंट बॉलिंग की है, और इस वजह से की है क्योंकि प्रॉपर होमवर्क हुआ था। उसको पता था कि रिजवान कहाँ पे फंसता है, उसने थ्रू आउट उसको वहीं पे बॉलिंग की। बाकी बैट्समैन की जो वीकनेसेस थी उन्होंने प्रॉपर रीड करके वो आए हुए थे और प्रॉपर होमवर्क के साथ आए हुए थे। लेकिन हमारी साइड से कुछ भी इस तरह का नहीं था। कल भी आपसे बात हुई थी और तकरीबन रोज़ इस बारे में बात होती है कि T20 जो है इसके डायनामिक्स कुछ और हैं, इसकी डिमांड कुछ और है। और इसकी जो डिमांड है वो एग्रेसिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट और अटैकिंग क्रिकेट है। ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही जो है वो डरे डरे से आएँ और आके डॉट बॉल्स खेलनी शुरू कर दें। फिर जब आप पे प्रेशर बिल्ड हो, आप जो है बेतुकी सी हवाई शॉटें मार के कैच आउट दे के और चलते बने और नीचे आने वालों पे भी प्रेशर डालें। बॉलिंग नो डाउट आउटस्टैंडिंग रही है जैसे सरफराज साहब ने कहा है, लेकिन देखिए ना, बॉलिंग को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए डिफेंड करने के लिए। अब इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट फाइनल जैसे मैच में आप अगर 130 138 करेंगे तो फिर बॉलिंग क्या करे? ये तो मैं कहता हूँ कि बॉलर्स ने माशाल्लाह से एक्स्ट्रा एफर्ट की और मैच को जो है वो आखिरी ओवर तक लेके आए। अहमद, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसकी नाकामी की बड़ी वजूहात क्या हैं? क्योंकि हमने माजी करीब के अंदर उन्हीं की परफॉर्मेंस देखी भी है, उन्होंने डिलीवर किया भी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये खराब कारकर्दगी की बुनियादी वजह क्या दिखाई देती है? यासिर, अगर आप रीसेंट पास की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस थी। एशिया कप आपके सामने था, इंग्लैंड की सीरीज आपके सामने है, पूरा वर्ल्ड कप आपके सामने है। जब लगातार वही लोग उसी नंबर पे खेलेंगे तो इतने सारे मैचेस में तो एक आध दिन 2 दिन तो कोई भी चल जाएगा। देखें, बात यह है कि जो लास्ट मैच हुआ उसमें आपकी अप्रोच ही डिफरेंट थी। आप प्रॉपर एग्रेसिव माइंडसेट के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे। आप पता लग रहा था कि कोई मतलब जीतने के लिए टीम उतरी हुई है। आज फिर वही आपका वही हिसाब था कि वही टुक टुक, वही जो आपको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल हल्का सा हिलता है उसी पे आप स्ट्रगल करते रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को भी। देखें यासिर, अगर हम फाइनल में पहुंच गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने गलतियां नहीं की। हम अल्लाह अल्लाह करके फाइनल में पहुंचे हैं। अगर हम पूरे टूर्नामेंट की अपनी परफॉर्मेंसेस देखें तो हमने कोई जो है ऐसा हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है सिवाय साउथ अफ्रीका के मैच की। बाकी जो थी वो तकरीबन छोटी टीम ही थी। इंडिया और जिम्बाब्वे तक से तो हम हार गए थे। तो मेरे ख्याल में अपनी गलतियों को एनालाइज करने की ज़रूरत है, वरना इसी तरह होगा कि सेमीफाइनल और फाइनल में हम दूसरों के सहारों पे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर जब बड़ी टीम के साथ हमारा सामना होगा तो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आएंगी। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं आज के मैच में टर्निंग पॉइंट क्या था? शाहीन शाह अफरीदी का इंजर्ड होकर बाहर हो जाना या कोई और वक्त था? देखें, शहनशाह अफरीदी का जो इंजर्ड होना है तो थोड़ा सा फैक्टर उसमें जरूर हो सकता है, क्योंकि उसी ओवर में एक छक्का और एक चौका भी लगा। 12-13 रन उस ओवर में वो जो आपका इफ्तिखार साहब हैं उनको पड़े थे, और उसमें अगर थोड़ा सा कंट्रोल होता तो अफरीदी साहब एक तो विकेट भी ले सकते थे।
आखिर में आके इतना उन्होंने लूज गेन नहीं करने से जितने हुए हैं, तो एक थोड़ा सा फैक्टर मैं कहूंगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास विकेटें भी हाथ में थी, मिडिल ऑर्डर भी उनका मजबूत था, उसके बाद फिर ओवर भी उनके पास थे काफी। तो एक तो ये फैक्टर मैं कहूँगा ब्रीफली छोटा सा फैक्टर हो सकता है। बाकी मैं ये कहूँगा कि हमारा जो होमवर्क होना चाहिए वो प्रॉपर होता नहीं है। ये एक एंटराज भेजते हैं 12-13 कोचिज और फिजियो और दूसरे तीसरे जो बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, एक वहां से बैटिंग कोच हायर कर लिया। अब यूसुफ का फिर दिल जाने का फायदा क्या था? अगर आपने हाइडन को लंदन ऑस्ट्रेलिया में रखना था। तो ये चीजें, एक तो ये गलत है। दूसरा मैं कहूँगा जब 7 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान में हुई थी तो उसकी फिल्में दिखानी चाहिए थी अपने बॉलरों को, बैट्समैनों को, कि इंग्लैंड की ये बॉलिंग है, इंग्लैंड की ये फील्ड प्लेसिंग करते हैं, और उसके बाद उनकी जो बैटिंग है वो किस पे कमजोर है, किस इन स्विंग पे है, आउट स्विंग, स्पिनर पे है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। जो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के कोच बकायदा अपने बैट्समैनों बॉलरों को हर चीज पे गाइड करते हैं, फिल्में दिखाते हैं, ताकि उनकी लाइन और लेंथ वो अपनी डेवलप करें। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो चेयरमैन साहब वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने लेक्चरबाजी जो की है वो नहीं करनी चाहिए थी। जब टीम एक आपकी परफॉर्मेंस दे रही है तो उसको रहने देते, खेलने देते। मैच के बाद, फाइनल के बाद मिलना था तो जो भी बात करनी थी कर लेते, लेकिन इन बिटवीन जाके ये फोटो सेशन करना, ये चीजें में भी नुकसानदेह होती हैं। और जो आपकी टीम है वो अंडर प्रेशर आ जाती है कि उनका जो कैप्टन है, प्लेयर हैं, उन्होंने मेंटली कुछ सोचा होता है, तो चेयरमैन तो आप कुछ और बता रहे हैं। तो ये इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो टीम को फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ एवरीथिंग, जो जैसे वो जा रहे हैं उनको वैसे चलने देना चाहिए। जी अहमद, आप क्या समझते हैं कि इन मैचेस के अंदर जिस तरह तजर्बाकारी बहुत मैटर करती है, हम ये कहते हैं कि बड़े मैच के अंदर कोई तजर्बाकार खिलाड़ी हो तो उसका इम्पैक्ट टीम के ऊपर भी मुख्तलिफ पड़ता है और मुखालिफ टीम के ऊपर भी मुख्तलिफ पड़ता है। तो इफ्तिखार अहमद से आज जिस तरीके की तवक्को थी उनका ना चलना, उसकी बड़ी वजह क्या दिखाई देती? देखें, हर प्लेयर ना दूसरे प्लेयर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर प्लेयर की खेलने का अंदाज भी डिफरेंट होता है, टेक्निकलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं, अप्रोच भी डिफरेंट होती है। मुझे ये लगता है कि बॉडी लैंग्वेज देख के यही लग रहा था कि जब टीम बैटिंग करने आई है तो वो यही सोच के आए हुए थे, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, इसलिए बाउंड्रीज की तरफ तो हमने जाना ही नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें नज़र भी आ रही थी कि ये बस सिंगल डबल और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के चक्कर में लगे हुए थे। मेरे ख्याल में देखें, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इस तरह के मैचेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और हर एक प्लेयर को लेनी पड़ती है। बॉलर्स हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसका रिजल्ट भी हमें नज़र आता है। लेकिन बैट्समैन जो है वो बिल्कुल ही आके डॉट बॉल्स खेल के अपने ऊपर प्रेशर लेके बेतुकी सी शॉटें खेल के आउट होके चले जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि हम जब एक डिसेंट स्कोर नहीं सेट करेंगे एक बोर्ड पे तो फिर बॉलर्स बेचारे क्या करें। और ये जो सरफराज साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक की है कि वहाँ पे जाके लेक्चरबाजी झाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। असल में इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि हमारे लोगों को ना क्रेडिट लेने की भी बहुत आदत है। तो शायद चेयरमैन साहब समझे हों कि अब टीम क्योंकि फाइनल में पहुंच गई है, फाइनल वहाँ जीत जाती है, ट्रॉफी उठाए, तो मैं भी वहाँ हूँ और मेरी भी ज़रा शो शाह हो और मुझे भी जो है ना लोग कहें बहुत बड़ा तीर मारा है। तो मेरे ख्याल में अगर चेयरमैन साहब ने अपनी गलतियों पे एनालाइज किया होता तो जैसे मैंने पहले कहा, लास्ट ईयर का T20 सेमीफाइनल, फिर एशिया कप का फाइनल, इंग्लैंड की सीरीज, अब ये जो है फाइनल, तो हमने अगर अपनी गलतियों से सीखा होता तो हम बैक टू बैक वो मिस्टेक्स बड़े मैचेस में ना करते। सरफराज साहब क्या समझते हैं, अगर आज 160 होता या 165 होता तो पाकिस्तान के लिए कितना आसान था इस मैच को जीतना? देखें, बड़ा कंपटीशन होना था, क्योंकि 160-70 आर दे मैच विनर रन, और ये सारे कह रहे थे कि 160-70 होगा तो पाकिस्तान का काफी चांस है जीतने का। और इंग्लैंड के ऊपर भी देखें प्रेशर पड़ना था। अब 137 जो रन थे उसमें तो आपको
रन बॉल तकरीबन ही है 120 गेंदों में 137 रन और 120 गेंदों में 170 रन। फिर एवरेज आपको तेज करना पड़ना था और तेज खेलने से आप आउट भी होना था, प्रेशर भी रहना था। आखिर में जैसे मेरा ख्याल है कि 30 गेंदों पे 40 रन थे, तो 30 गेंदों पे 70 रन होते तो और मुख्तलिफ होती पोजीशन। तो ये मैं कहूँगा कि रन बड़े कम थे, जिस वजह से इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर पड़ा ही नहीं कि उनको तेज खेलना है, या बॉलर को वो छोड़ते भी रहे हैं तो डॉट बॉल भी खेलने हैं, उसमें उनको परवाह ही नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि रन इतने ज्यादा नहीं है। और उसमें देखें एक पोजीशन तो ऐसी थी कि आखिरी जब 5 ओवर थे तो पाकिस्तान के 110 रन अपना हुए थे 15 ओवर में, तो 5 ओवरों में तो कम से कम 50 रन तो कहीं नहीं गया हुए। व्हेन यू हैव 6 विकेट्स इन हैंड, तो उसके बावजूद आपने 137 पे आप वापस आ गए, तो ये मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा खुदाव हुआ है। तो 170 रन तो कहीं नहीं गया हुए थे, कम से कम 165 तो हो जाते, तो बड़ा प्रेशर पड़ना था इंग्लैंड की टीम के ऊपर। और 170 हो सकते थे, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी अगर जुस्तजू कायम रहती, अगर बेहतरीन हिकमत अमली के तहत आप आगे चलते, मोहतात रहने के साथ साथ जारहाना पॉलिसी भी अपनाते, तो 170 हो सकते थे। अहमद, कुछ लोगों की राय ये है कि जैसे इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइन जो है वो भी 6 गेंदें पहले ही हदफ को अबूर कर रही है, तो फिर पाकिस्तान ने जो डॉट बॉल्स खेली हैं वो कोई बड़ा मसला नहीं था। तो क्या पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है और इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक है वो सेम है? देखें, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज इस वजह से हैं कि उनके अगर आप बॉलर्स देखें तो वो भी कोई बुरे नहीं हैं सच। वहाँ एक उनको थोड़ा सा अपसेट हुआ जब मार्क वुड की इंजरी हुई, क्योंकि ही इज़ द ओनली प्लेयर जो 150 प्लस पे जाके 155 पे जाके बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग में मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें एज हासिल था नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, इन लोगों की वजह से। देखें, डॉट बॉल्स का तो इशू है, सरफराज साहब ने जो पॉइंट्स रेस किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब इंग्लैंड ने तो मोहतात होकर रन चेस किया ना, वो तो किसी किस्म का रिस्क नहीं ले रहे थे। आप क्या समझते हैं कि अगर 160 170 होता बोर्ड पे तो क्या इंग्लैंड इस तरह डॉट बॉल्स करता? वो फेयरलेस होके खेलते। इवन उनकी अगर विकेट्स भी गिरती वो तब भी आके मारा मारी वाली क्रिकेट खेलते। ये हमारा ही एक कल्चर बना हुआ है कि बिल्कुल टुक टुक करनी है, और हम ये समझते हैं कि आखिरी 10 ओवरों के बाद हम एकदम से जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी शुरू कर देंगे, या फिर वहां से जब चीज़ें क्लिक नहीं होती सही तरह फिर हम आखिरी 5 ओवरों पे चले जाते हैं। T20 क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती। T20 क्रिकेट अब तो ज़्यादातर पावर प्ले के इर्द गिर्द ही आपकी जो है ना वो फैसला हो जाता है। आप उनका पावर प्ले देखें और हमारा देखें, 3 विकेटें गिरने के बावजूद उन्होंने 40-50 स्कोर लगा दिया बोर्ड पे। ठीक है, हमारे इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कम स्कोर किया, और 6 ओवर्स में से 3 ओवर तो डॉट बॉल खेल ली है, तो फिर अब पीछे आप क्या उम्मीद रखते हैं, कितना स्कोर बनता? सरफराज साहब, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि बाहर की जो टीमें हैं उन्होंने हर प्लेयर के ऊपर स्टडी की होती है, बॉलर की लाइन एंड लेंथ के ऊपर स्टडी की होती है, बैटर के कवर ड्राइव के ऊपर, या जिस तरीके से वो खेलता है, कहाँ पे वो अच्छा खेल पेश करता है, कहाँ में वो फंस जाता है, तो बायोमैकेनिकल तरीके से अब पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट को सीखा जाता है और उसी तरीके से खेला जाता है। पाकिस्तान में अभी तक रिवायती तरीकों से इसे क्यों खेला जाता है? देखें यासर, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये 2 साल पिछले आप देख लें कि ये जो आप टीम खेल रही है यही टीम चल रही है। बेशक ये फेल होते रहे या जो मर्जी करते रहे, आपने दोस्ती जारियों में ये टीम को लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद आप देखें ऑस्ट्रेलिया का देख लें, इंग्लैंड का देख लें, ये इतने प्लेयर लेके फिरते हैं। T20, ODI और टेस्ट, इनकी 3 मुख्तलिफ टीमें हो जाती हैं। तो हमारा तो यही मामला चल रहा है कि आप इफ्तिखार, आसिफ और उसके बाद नवाज, इससे बाहर नहीं निकले मिडिल ऑर्डर में, तो उसके बाद आपका जो सिस्टम तबाही की तरफ गया हुआ है। इमरान खान साहब ने जो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लेके आए हैं, तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के ऊपर आप बात कर लें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, क्या सिस्टम है वो। और आपके जो अदारों के क्रिकेट बंद कर दी, सिर्फ 6। लेकिन वो तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को दोबारा से ओपन करके अहकाम जारी कर दिए हुए हैं। लेकिन देखें ना, 2 माह हो गए हैं, उसके ऊपर ना मीटिंग बनी है,
ना मीटिंग को कॉल की है अब रमीज राजा साहब ने, और ना ही कोई कमेटी बनाई है कि फौरी तौर पे ये बहाल करें। उसके बाद 4-5 साल से जब से इमरान खान आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट बंद हो गई है। वो उसके बाद फिर क्लब क्रिकेट बैन लगा हुआ है, उसके बाद एसोसिएशन नहीं है। इनके हैंड पिक्स आदमी जो इमरान के दोस्त हैं वो गवर्निंग बोर्ड के 6 मेंबर हैं, उसमें कोई इलेक्टेड आदमी नहीं है। तो ये जो चल रहा था अपना जो इमरान खान सिस्टम है वो आपके सामने तो भाई का सिस्टम आ गया ना। फौरी तौर पे बहाली चाहिए तमाम, और उसके बाद जो प्लेयर आपके कितने हैं अंडर 19 क्रिकेट अब उस वक्त से शुरू नहीं हुई, उसके बाद अंडर 16 नहीं हुई, तो ये सारी चीजें देखें बेसिक ही खत्म हो गया आपका, क्लब क्रिकेट ही नहीं है। और उसके बाद 6 टीमों में से वही आदमी बूढ़े तोते जो कहते हैं इस टीम में आ जाते हैं उधर आ जाते हैं, तो बाकी जो यंगस्टर हैं नई फौज जो क्रिकेट में आनी है उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप कहाँ से नए प्लेयर लाएंगे? अब आप देखें जैसा मैंने कहा ये जो 12-13 प्लेयर हैं 2 साल से यही टीम के अंदर आ रहे हैं, और दूसरे मुल्कों के पास जितने खिलाड़ी हमने देखे हैं, इंग्लैंड जब पाकिस्तान आया है तो वो 25 खिलाड़ी लेके आया है। हर टीम जो बनाते थे 3-4 मुख्तलिफ प्लेयर होते थे, तो वो सर जी। अहमद, आप क्या समझते हैं जिस तरह सरफराज साहब बात कर रहे हैं कि हमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आपको बेहतरीन ऑलराउंडर कौन दिखाई देता है? इनके अलावा हमारे पास चॉइस क्या है? देखें बिल्कुल सरफराज साहब ने जितने पॉइंट्स रेस किए हैं ठीक किए हैं कि यारी दोस्ती पे बोर्ड भी यारी दोस्ती पे चल रहा है, प्लेयर्स भी यारी दोस्ती पे चल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं 2 से 3 प्लेयर तो हम अनफिट ले गए। चलो शाहीन की समझ आती थी कि हमारा एक मेजर बॉलर है और वो बेहतर भी फील कर रहा है। उस्मान कादिर को और फ़खर जमान वगैरह को किस खुशी में लेके गए हैं। उसके अलावा देखें ऐसा नहीं है कि आपके पास परफॉर्मर्स नहीं है, आपके पास अभी अबरार अहमद है, वो लड़का KPL में मेरे साथ था, वो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। अभी उसने कायद आज़म ट्रॉफी में 10 विकेटें ली, हर मैच में वो 4-5 आउट कर रहा है। वो क्या इधर इंडिया या इसराइल की टीम में सेलेक्ट होने के लिए डोमेस्टिक में इतनी परफॉर्मेंसेस कर रहा है, इसी टीम में आने के लिए परफॉर्मेंसेस कर रहा है ना? तो क्या वो प्लेयर किसी को नजर नहीं आता? या और इतने सारे प्लेयर्स हैं, आप PSL किस वजह से कराते हैं? अगर आपको इतने प्लेयर्स नहीं मिल रहे फिर तो PSL का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ पैसा छापने के लिए आपने PSL को रखा हुआ है। देखें PSL का बेसिक मोटिव ये होता है कि जो डोमेस्टिक या आपके अंडर 19 के प्लेयर हैं जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनको इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका मिले, वो अपना टैलेंट शो केस करें, अपनी जो पोटेंशियल है उसको सामने लेके आएँ और फिर आके वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। लेकिन यहाँ पे तो वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। जिसका फ़हीम अशरफ आपके पास एक ऑलराउंडर है, क्या इतने मौके आपने फ़हीम अशरफ को दिए हैं जितने इन सारे प्लेयर्स को दिए हैं? अब इनमें से ये लगातार फेल होते रहते हैं, फिर एक आध मैच में 50 कर देते हैं या 30-40 कर देते हैं, उसकी बेस पे वो अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। तो इस तरीके से तो टीम नहीं चल सकती या सर्वाइव नहीं कर सकती। यानी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करना है, वहाँ से जो यंग टैलेंट है उसको ऊपर लाना है, फिर उसको निखारना है और उसे बामी सतह के ऊपर निखारना है कि जिस तरीके से वो सिखाते हैं उसी तरीके से हम सिखा सकें। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, अहमद कुरैशी इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अपनी खामियों पर काबू पाते हुए अगले एशिया कप के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।